आज सुबह कमलेश जी की मुस्कुराहट में नए जोश, ताजगी और खुशी के भाव नजर आए तो डॉक्टर वर्मा ने उनसे हंसते हुए पूछा, लगता है अमेरिका से आपके बेटे और वाइफ आ गए हैं मिस्टर कमलेश। वाइफ तो नहीं आ पाई, पर बेटा अतुल जरूर पहुंच गया है। अभी थोड़ी देर में यहाँ आता ही होगा। कमलेश जी की आवाज में प्रसन्नता के भाव झलक रहे थे। आपकी वाइफ को भी आना चाहिए था। बीमारी में जैसी देखभाल लाइफ पार्टनर करता है, वैसी कोई दूसरा नहीं कर सकता। यू आर राइट डॉक्टर, पर श्वेता ने हमारे पोते की देखभाल करने के लिए अमेरिका में रुकना ज़्यादा ज़रूरी समझा होगा। कितना बड़ा हो गया है आपका पोता? अभी 10 महीने का है। आपकी वाइफ कब से अमेरिका में है? बहू की डिलीवरी के 2 महीने पहले वह चली गई थी, यानी कि वे साल भर से आपके साथ नहीं हैं। हार्ट पेशेंट अगर अपने जीवन साथी से यूं दूर और अकेला रहेगा तो उसकी तबीयत कैसे सुधरेगी? मैं आपके बेटे से इस बारे में बात करूंगा। आपकी पत्नी को इस वक्त आपके पास होना चाहिए। अपनी राय संजीदा लहजे में जाहिर करने के बाद डॉक्टर वर्मा ने कमलेश जी का चेकअप करना शुरू कर दिया। डॉक्टर के जाने से पहले ही उज्जवल कमलेश जी के लिए खाना लेकर आ गया। तुम हमेशा सही समय से यहाँ पहुँच जाते हो यंग मैन। आज क्या बनाकर भेजा है मंजू जी ने? डॉक्टर वर्मा ने प्यार से अतुल की कमर थपथपाकर पूछा। घिया की सब्जी, चपाती और सलाद भेजा है मम्मी ने, उज्जवल ने आदरपूर्ण लहजे में जवाब दिया। गुड, इन्हें तला भुना खाना नहीं देना है। जी डॉक्टर साहब, आज तुम्हारे अंकल काफ़ी खुश दिख रहे हैं, पर इन्हें ज़्यादा बोलने मत देना। ठीक है डॉक्टर साहब, मैं चलता हूँ मिस्टर कमलेश, आपकी तबीयत में अच्छा सुधार हो रहा है। थैंक यू डॉक्टर वर्मा, गुड डे। डॉक्टर के जाने के बाद हाथ में पकड़ा टिफिन बॉक्स साइड टेबल पर रखने के बाद उज्जवल ने कमलेश जी के पैर छूकर उनका आशीर्वाद पाया। फिर वह उनकी तबीयत के बारे में सवाल पूछने लगा। उज्जवल के हाव भाव से साफ जाहिर हो रहा था कि वह कमलेश जी को बहुत मान सम्मान देता था। करीब 10 मिनट बाद कमलेश जी का बेटा अतुल भी वहां आ पहुंचा। उज्जवल को अपने पापा के पास बैठा देखकर उसकी आंखों में खिंचाव के भाव पैदा हो गए। हाय डैड। उज्जवल की उपेक्षा करते हुए अतुल ने अपने पिता के पैर छुए और फिर उनके पास बैठ गया। कैसे हालचाल है अतुल? कमलेश जी ने बेटे के सिर पर प्यार से हाथ रखकर उसे आशीर्वाद दिया। फाइन डैड, आपकी तबीयत के बारे में डॉक्टर क्या कहते हैं? वो मुझे बाईपास सर्जरी कराने की सलाह दे रहे हैं। उनकी सलाह तो आपको माननी होगी डैड। अपोलो अस्पताल में बाईपास करवा लेते हैं, पर मुझे ऑपरेशन के नाम से डर लगता है। इसमें डरने वाली क्या बात है पापा? जो काम होना जरूरी है उसका सामना करने में डर कैसा? तुम कितने दिन रुकने का कार्यक्रम बनाकर आए हो? कमलेश जी ने विषय परिवर्तन करते हुए पूछा। 1 वीक डैड। इतनी छुट्टियां भी बड़ी मुश्किल से मिली। अगर मैंने ऑपरेशन कराया तब तुम तो उस वक्त यहाँ नहीं रह पाओगे डैड। मंजू आंटी और उज्जवल के होते हुए आपको अपनी देखभाल के बारे में चिंता करने की क्या ज़रूरत है? मम्मी और मेरी कमी को ये दोनों पूरा कर देंगे। अतुल के स्वर में मौजूद कटाक्ष के भाव कमलेश जी ने साफ पकड़ लिए थे। पिछले 5 दिन से इन दोनों ने ही मेरी सेवा में रात दिन एक किया हुआ है अतुल। इनका यह एहसान मैं कभी नहीं उतार सकूंगा। बेटे की आवाज़ के तीखेपन को नज़रअंदाज कर कमलेश जी एकदम से भावुक हो उठे। आपके एहसान भी तो ये दोनों कभी नहीं उतार पाएंगे। आपने कब इनकी सहायता के लिए पैसा खर्च करने से हाथ खींचा है? क्या मैं गलत कह रहा हूँ उज्जवल? नहीं अतुल भैया, आज मैं इंजीनियर बना हूँ तो इनके आशीर्वाद और इनसे मिली आर्थिक सहायता से। माँ के पास कहाँ पैसे थे मुझे पढ़ाने के लिए? सचमुच अंकल के एहसानों का कर्ज हम माँ बेटे कभी नहीं उतार पाएंगे। उज्जवल ने यह जवाब कमलेश जी की आंखों में श्रद्धा से झांकते हुए दिया और यह तथ्य अतुल की नज़रों से छिपा नहीं रहा था। पापा,
अब तो आप शांत मन से ऑपरेशन के लिए हाँ कह दीजिए। मैं डॉक्टर से मिलकर आता हूँ। व्यंग भरी मुस्कान अपने होठों पर सजाए अतुल कमरे से बाहर चला गया था। अब तुम भी जाओ उज्जवल, नहीं तो तुम्हें ऑफिस पहुंचने में देर हो जाएगी। कमलेश जी की इजाज़त पाकर उज्जवल भी जाने को उठ खड़ा हुआ था। आप मन में किसी तरह की टेंशन ना लाना अंकल, मैंने अतुल भैया की बातों का कभी बुरा नहीं माना है। कमलेश जी का हाथ भावुक अंदाज में दबाकर उज्जवल भी बाहर चला गया। उज्जवल के चले जाने के बाद कमलेश जी ने थके से अंदाज में आंखें मूंद ली। कुछ ही देर बाद अतीत की यादें उनके स्मृति पटल पर उभरने लगी थी, लेकिन आज इतना फर्क जरूर था कि ये यादें उनको परेशान, उदास या दुखी नहीं कर रही थी। अपनी पत्नी श्वेता के साथ कमलेश जी की कभी ढंग से नहीं निभी थी। पहले महीने से ही उन दोनों के बीच झगड़े होने लगे थे। झगड़ने का नया कारण तलाशने में श्वेता को कोई परेशानी नहीं होती थी। शादी के 2 महीने बाद ही वह ससुराल से अलग होना चाहती थी। पहले साल उनके बीच झगड़े का मुख्य कारण यही रहा। रात दिन के कलेश से तंग आकर कमलेश ने किराए का मकान ले लिया था। अलग होने के बाद भी श्वेता ने लड़ाई झगड़े बंद नहीं किए थे। फिर उसने मकान व दुकान के हिस्से कराने की रट लगा ली थी। कमलेश अपने दोनों छोटे भाइयों के सामने श्वेता की यह मांग रखने का साहस कभी अपने अंदर पैदा नहीं कर सके। इस कारण पति पत्नी के बीच आए दिन खूब क्लेश होता था। 3 बार तो श्वेता ने पुलिस भी बुला ली थी। जब उसका दिल करता वह लड़ झगड़ कर मायके चली जाती थी। गुस्से से पागल होकर वह मार पीट भी करने लगती थी। उनके बीच होने वाले लड़ाई झगड़े का मजा पूरी कॉलोनी लेती थी। कमलेश को शर्म के मारे सिर झुकाकर कॉलोनी में चलना पड़ता था। फिर एक ऐसी घटना घटी जिसने श्वेता को रात दिन कलह करने का मजबूत बहाना उपलब्ध करा दिया। उनकी शादी के करीब 5 साल बाद कमलेश को सबसे पक्का दोस्त संजय सड़क दुर्घटना का शिकार बन इस दुनिया से असमय चला गया था। अपनी पत्नी मंजू और 3 साल के बेटे उज्जवल की देखभाल की जिम्मेदारी दम तोड़ने से पहले संजय ने कमलेश के कंधों पर डाल दी थी। कमलेश जी ने अपने दोस्त के साथ किए वादे को उम्र भर निभाने का संकल्प मन ही मन कर लिया था, लेकिन श्वेता को यह बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था कि वे अपने दोस्त की विधवा व उसके बेटे की देखभाल के लिए समय या पैसा खर्च करे। जब कमलेश ने इस मामले में उसकी नहीं सुनी तो श्वेता ने मंजू व अपने पति के रिश्ते को बदनाम करना शुरू कर दिया था। इस कारण कमलेश के दिल में अपनी पत्नी के लिए बहुत ज़्यादा नफरत बैठ गई थी। उन्होंने इस गलती के लिए श्वेता को कभी माफ़ नहीं किया। श्वेता अपने बेटे व बेटी की नज़रों में भी उनके पिता की छवि खराब करवाने में सफल रही थी। कमलेश ने इनके लिए सब कुछ किया, पर अपने परिवारजनों की नज़रों में उन्हें कभी अपने लिए मान सम्मान व प्यार नहीं दिखा था। अपनी जिंदगी के अहम फैसले उनके दोनों बच्चों ने कभी उनके साथ सलाह करके नहीं लिए थे। जवान होने के बाद वे अपने पिता को अपनी मां की खुशियां छीनने वाला खलनायक मानने लगे थे। उनकी ऐसी सोच बनाने में श्वेता का उन्हें कमलेश के खिलाफ लगातार भड़काना महत्वपूर्ण कारण रहा था। उनकी बेटी रिया ने अपना जीवन साथी भी खुद ढूंढा था। हीरो की तरह हमेशा सजा सवरा रहने वाला उसकी पसंद का लड़का कपिल कमलेश को कभी नहीं जचा। कपिल के बारे में उनका अंदाजा सही निकला था। वह एक क्रूर स्वभाव वाला अहंकारी इंसान था। रिया अपनी विवाहित जिंदगी में खुश और सुखी नहीं थी। श्वेता अपनी बेटी के ससुराल वालों को लगातार बहुत कुछ देने के बावजूद अपनी बेटी की खुशियां सुनिश्चित नहीं कर सकी थी। शादी करने के लिए अतुल ने भी अपनी पसंद की लड़की चुनी थी। फिर उसने विदेश में बस जाने का फैसला अपने ससुराल वालों के कहने में आकर किया था।
कमलेश को इस बात से बहुत पीड़ा होती थी कि उनके बेटा बेटी ने कभी उनकी भावनाओं को समझने की कोशिश नहीं की। वे अपनी माँ के बहकावे में आकर धीरे धीरे उनसे दूर होते चले गए थे। इन परिस्थितियों में मंजू और उसके बेटे के प्रति उनका झुकाव लगातार बढ़ता गया। उनके घर उन्हें मान सम्मान मिलता था, वहाँ उन्हें हमेशा यह महसूस होता कि उन दोनों को उनके सुख दुख की चिंता रहती है। इसमें कोई शक नहीं कि उन्होंने उज्जवल की इंजीनियरिंग की पढ़ाई का लगभग पूरा खर्च उठाया था। श्वेता ने इस बात के पीछे कई बार कलह क्लेश किए, पर उन्होंने उसके दबाव में आकर इस जिम्मेदारी से हाथ नहीं खींचा था। वह मंजू से उनके मिलने पर रोक नहीं लगा सकी थी, क्योंकि उसे कभी कोई गलत तरह का ठोस सबूत इनके खिलाफ नहीं मिला था। कमलेश जी को पहला दिल का दौरा 3 साल पहले और दूसरा 5 दिन पहले पड़ा था। डॉक्टरों ने पहले दौरे के बाद ही बाईपास सर्जरी करा लेने की सलाह दी थी। अब दूसरे दौरे के बाद ऑपरेशन ना कराना उनकी जान के लिए खतरनाक साबित होगा। ऐसी चेतावनी उन्होंने साफ शब्दों में कमलेश जी को दे दी थी। पिछले 5 दिनों में उनके अंदर जीने का उत्साह मर सा गया था। वे खुद को बहुत अकेला महसूस कर रहे थे। उन्हें बार बार लगता कि उनका सारा जीवन बेकार चला गया है। मोबाइल फ़ोन की घंटी बजी तो कमलेश जी यादों की दुनिया से बाहर निकल आए थे। उनकी पत्नी श्वेता ने अमेरिका से फ़ोन किया था। क्या अतुल ठीक ठाक पहुंच गया है? श्वेता ने उनका हालचाल पूछने के बजाय अपने बेटे का हालचाल पूछा तो कमलेश जी के होठों पर उदास सी मुस्कान उभर आई। हाँ, वह बिल्कुल ठीक है, उन्होंने अपनी आवाज़ को सहज रखते हुए जवाब दिया। डॉक्टर तुम्हें कब छुट्टी देने की बात कह रहे हैं? अभी पता नहीं कि छुट्टी कब तक मिलेगी। डॉक्टर बाईपास सर्जरी कराने के लिए जोर डाल रहे हैं। मैं तो अभी इंडिया नहीं आ सकती हूँ। नन्हे रितेश की तबीयत ठीक नहीं चल रही है। तुम अपनी देखभाल के लिए एक नर्स का इंतजाम जरूर कर लेना। ठीक है, अपने अकाउंट में भी उसका नाम जुड़वा दो। ठीक है, मैं तो कहती हूँ कि ऑपरेशन कराने के बाद तुम भी यहीं रहने आ जाओ। वहाँ अकेले कब तक अपनी बेदर्दी कराते रहोगे? तुम मेरी फिक्र ना करो और अपना ध्यान रखो। मेरी तुमने आज तक किसी मामले में सुनी है जो अब सुनोगे? वकील को जल्दी बुला लेना। अतुल के यहाँ वापस लौटने से पहले दोनों काम हो जाने। कमलेश जी को अचानक अपनी पत्नी की आवाज़ को सुनना बहुत बड़ा बोझ लगने लगा, तो उन्होंने झटके से संबंध काट कर फ़ोन का स्विच ऑफ कर दिया। कल रात को अपने आप से किया यह वादा उन्हें याद नहीं रहा कि वे अब अतीत को याद करके अपने मन को परेशान व दुखी करना बंद कर देंगे। इस औरत के कारण मेरी जिंदगी तबाह हो गई। यह एक वाक्य लगातार उनके दिमाग में गूंज कर उनकी मानसिक शांति भंग किए जा रहा था। कुछ देर बाद जब अतुल ने उनके कमरे में कदम रखा, तब कमलेश जी के चेहरे पर तनाव के भाव साफ नजर आ रहे थे। इतनी टेंशन में किस लिए नजर आ रहे हो पापा? अतुल ने माथे में बल डालकर सवाल पूछा। तुम्हारी मम्मी का फोन आया था। कमलेश जी का स्वर नाराजगी से भरा था। ऐसा क्या कह दिया उन्होंने जो आप इतने नाखुश दिख रहे हो? मकान तुम्हारे नाम करने और मेरे अकाउंट में तुम्हारा नाम लिखवाने की बात कह रही थी। क्या आपको उनके ये दोनों सुझाव पसंद नहीं आए हैं? तुम्हारी माँ का बात करने का ढंग कभी ठीक नहीं रहा अतुल। पापा, माँ ने मेरे साथ इन दोनों बातों की चर्चा चलने से पहले की थी। इस मामले में मैं आपको अपनी राय बताऊं? बताओ। अगर आप अपना मकान मंजू आंटी और उज्जवल को देना चाहते हो तो मेरी तरफ से ऐसा कर सकते हैं। मैं अच्छा खासा कमा रहा हूँ और मॉम की भी यहाँ वापस लौटने में बिल्कुल दिलचस्पी नहीं है। क्या तुमको लगता है कि मंजू की इस मकान को लेने में कोई दिलचस्पी नहीं होगी? कुछ देर खामोश रहने के बाद कमलेश जी ने गंभीर लहजे में बेटे से सवाल किया। क्यों नहीं होगी डैड? इस वक्त हमारे मकान की कीमत 70 से 80 लाख तो होगी। इतनी बड़ी रकम मुफ्त में किसी को मिल रही हो तो कोई क्यों छोड़ेगा?
मुझे यह और समझा दो कि मैं इतनी बड़ी रकम मुफ्त में मंजू को क्यों दूं। पापा, आप मुझे अब बच्चा मत समझो। अपनी मिस्ट्रेस को कोई इंसान कोई गिफ्ट और कैश आदि देता है। क्यों देता है? रिलेशनशिप को बनाए रखने के लिए डैड। अगर वह ऐसा ना करे तो क्या उसके मिस्ट्रेस उसे छोड़ कर किसी दूसरे को नहीं हो जाएगी? मंजू मेरी मिस्ट्रेस कभी नहीं रही है अतुल। कमलेश जी ने गहरी सांस छोड़कर जवाब दिया। पर इस तथ्य को तुम माँ बेटा कभी सच नहीं मानोगे। मकान उसके नाम करने की बात उठाकर मैं उसे अपमानित करने की नासमझी कभी नहीं दिखाऊंगा। उज्जवल की पढ़ाई पर मैंने जो खर्च किया, अब नौकरी लगने के बाद वह उस कर्जे को चुकाने की बात दसियों बार मुझसे कह। पापा, मक्कार लोगों के ऐसे झूठे आश्वासनों को मुझे मत सुनाओ प्लीज। अतुल ने उन्हें चिढ़े लहजे में टोक दिया। मंजू आंटी बहुत चालाक और चरित्रहीन औरत है। उन्होंने आपको अपने रूप जाल में फंसाकर मम्मी, रिया और मुझसे दूर कर। रुको, आगे बोलने से पहले तुम आज मेरे मन में सालों से दबी कुछ बातें ध्यान से सुन लो। इस बार कमलेश जी ने उसे सख्त लहजे में टोक दिया। मैंने अपने परिवार के प्रति अपनी सारी जिम्मेदारियां बड़ी ईमानदारी से पूरी की है, पर ऐसा करने के बदले मैं तुम्हारी माँ से मुझे हमेशा अपमान की पीड़ा और अवहेलना के जख्म ही मिले। रिया और तुम भी अपनी माँ के बहकावे में आकर हमेशा मेरे खिलाफ रहे। तुम दोनों को भी उसने अपनी तरह स्वार्थी और रूखा बना दिया। तुम कल्पना भी नहीं कर सकते हो कि तुम सबके गलत और अन्यायपूर्ण व्यवहार के चलते मैंने रात रात भर जाग कर कितने आंसू बहाए हैं। पापा, मंजू आंटी के साथ अपने अवैध प्रेम संबंध को सही ठहराने के लिए हमें गलत साबित करने की आपकी कोशिश बिल्कुल बेमानी है। अतुल का चेहरा गुस्से से लाल हो उठा था। मेरा हर एक शब्द सच है अतुल। कमलेश जी की जज्बाती होकर ऊंची आवाज में बोलने लगे। तुम तीनों मतलबी इंसानों ने मुझे कभी अपना नहीं समझा। दूसरी तरफ मंजू और उज्जवल ने मेरे एहसानों का बदला मुझे हमेशा भरपूर मान सम्मान देकर चुकाया है। इन दोनों ने मेरे दिल को बुरी तरह टूटने से, मुझे अवसाद का मरीज बनाने से बचाए रखा। जब तुम दोनों छोटे थे तब हजारों बार मैंने तुम्हारी माँ को तलाक देने की बात सोची होगी, पर तुम दोनों बच्चों के हित को ध्यान में रखकर मैं अपने आप को रात दिन की मानसिक यंत्रणा से सदा के लिए मुक्ति दिलाने वाला यह निर्णय कभी नहीं ले पाया। आज मैं अपने अतीत पर नज़र डालता हूँ तो तुम्हारी क्रूर माँ से तलाक ना लेने का फैसला करने की पीड़ा बड़े जोर से मेरे मन को दुखाती है। तुम दोनों बच्चों के मुंह में मुझे नहीं फंसना था। भविष्य में झांक कर मुझे तुम सबके स्वार्थीपन की झलक देख लेनी चाहिए थी। मुझे तलाक लेकर रात दिन के कलह, लड़ाई झगड़ों और तनाव से मुक्त हो जाना चाहिए था। उस स्थिति में मंजू और उज्जवल की देखभाल करना मेरी सिर्फ जिम्मेदारी ना रहकर मेरे जीवन में भरपूर खुशियां भरने का अहम कारण बन जाता। आज उज्जवल की आंखों में मुझे अपने लिए मान सम्मान के साथ साथ प्यार भी नजर आता। मंजू को वैधव्य की निरस्ता और अकेलेपन से छुटकारा मिलता और वह मेरे जीवन में प्रेम की ना जाने कितनी मिठास भर। कमलेश जी आगे नहीं बोल सके क्योंकि अचानक छाती में तेज दर्द उठने के कारण उनकी सांसें उखड़ गई थी। अतुल को यह अंदाजा लगाने में देर नहीं लगी कि उसके पिता को फिर से दिल का दौरा पड़ा था। वह डॉक्टर को बुलाने के लिए कमरे से बाहर की तरफ भागता हुआ चला गया। कमलेश जी ने अपने दिल में दबी जो भी बातें अपने बेटे अतुल से कही थी, उन्हें बाहर गलियारे में दरवाजे के पास खड़ी मंजू ने भी सुना था। अतुल को घबराए अंदाज में डॉक्टर के कक्ष की तरफ जाते देख वह डरी सी कमलेश जी के कमरे में प्रवेश कर गई। कमलेश जी के चेहरे पर गहन पीड़ा के भाव देख वह रो पड़ी। उन्हें सांस लेने में कम कष्ट हो इसलिए आगे बढ़कर उनकी छाती मसलने लगी थी। सब ठीक हो जाएगा, आप हिम्मत रखो, अभी डॉक्टर आकर सब संभाल लेंगे। मंजू रुआंसी आवाज में बार बार उनका हौसला बढ़ाने लगी। कमलेश जी ने मंजू का हाथ पकड़कर अपने हाथों में ले लिया।
और अटकती आवाज में कठिनाई से बोले, तुम्हारी और अपनी जिंदगी को खुशहाल बनाने से मैं जो चूक गया उसका मुझे बहुत अफसोस है। उज्जवल का और अपना ध्यान रखना। अलविदा। आई जिम्मेदारियों व उत्तरदायित्वों के समक्ष अपने दिल की खुशियों व मन की इच्छाओं की सदा बलि चढ़ाने वाले कमलेश जी मंजू के लिए अपने दिल का प्रेम दर्शाने वाला लव शब्द इस पल भी अधूरा छोड़कर इस दुनिया से सदा के लिए विदा हो गए थे। पाठकों, आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।